नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत महाजनपद काल को देखेंगे। सेशन पूर्व की भांति एनसीईआरटी नोट्स के ऊपर आधारित होने वाला है, जो अरिहंत पब्लिकेशन का है। इससे पूर्व हम लोग कई सेशन को कवर कर चुके हैं, जो कि प्राचीन भारत से संबंधित है। और यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि यह जो सेशन होने वाला है, यह 14वीं जेपीएससी और 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग पीसीएस का एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो उसके बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं वह न केवल फैक्चुअल होते हैं, अपितु हमारे कॉन्सेप्ट को भी जांचते और परखते हैं। तो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं वह हमेशा हमारे कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स को बेहतर और दुरुस्त करने का प्रयास करती है। इस सिलसिले में यदि हम लोग देखें तो प्रकाशक के द्वारा काफी अच्छा प्रयास किया गया है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि न केवल छठी से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू के साथ में, अपितु एनआईओएस और तमिलनाडु बोर्ड के कंटेंट्स को भी यहाँ पर एक साथ में शामिल करने का प्रयास किया गया है, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे और सेशन को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखें महाजनपद काल का विकास यदि हम लोग देखते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जब वैदिक काल का प्रारंभ होता है, तो उस कालखंड में छोटे छोटे जनों का विकास हुआ था, कबीलों के रूप में संगठित था। वही कबीले जब एक होकर के बड़े बड़े जनों के रूप में कन्वर्ट हो गए और जन महाजनपद में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते छोटे जन के महाजनपदों में विकसित होते हुए दिखाई देते हैं। अब इसका मूल कारण अगर हम लोग देखें, तो ये मूलतः आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक जनपद या प्रादेशिक राज्यों का निर्माण होना प्रारंभ होता है। यदि हम लोग बात करें कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व की, तो उस समय 16 महाजनपदों के नाम हमें प्राप्त होते हैं। और अधिकांश जनपदों की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये विंध्य पर्वतमाला के उत्तर में इनका विकास हुआ, और साथ ही साथ पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से लेकर के बिहार तक इनका विस्तार देखा जाता है। इस कालखंड की अगर हम लोग बात करें, तो न केवल हमारे महाजनपद अपितु कई गणराज्यों का भी विकास इस कालखंड में देखा जाता है। यदि हम लोग बात करें 16 महाजनपदों के उल्लेख की कहाँ उल्लेख प्राप्त होता है, तो बौद्ध और जैन ग्रंथों को यहाँ पर हम लोग रेफर कर सकते हैं। बौद्ध ग्रंथ की बात करेंगे तो बौद्ध ग्रंथ में हमारा अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र का नाम यहाँ पर लिया जा सकता है, जिसमें कि 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में जो नाम दिए गए हैं महाजनपदों के, उनके नामों में हमें अंतर दिखाई देता है। अगर बात करें इन 16 महाजनपदों में से सर्वाधिक शक्तिशाली जनपदों की, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा मगध, कौशल, वत्स, अवंती, ये सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपदों में इनके नाम लिए जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें जनपद शब्द की, तो जनपद शब्द का प्रयोग न केवल संस्कृत भाषा में अपितु प्राकृत भाषा में हुआ है। और जनपद का अर्थ मूलतः लगाया जाता है कि वह स्थान जहां पर लोग या जनों का वास हो। ध्यान रखिएगा, लोगों या जनों के बसने की जगह को जनपद कहा गया है। अब महाजनपदों का विकास जनपदों से हुआ, ये हम लोग पूर्व में ही जान चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती थी, और उसे प्रायः उसके सुरक्षा के दृष्टिकोण से, राजधानी को उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक किले से घेरा जाता था। और यहाँ पर सुरक्षा के ही मद्देनजर बात करें कि किले के रखरखाव के लिए एक सेना होती थी, और जो लोग उस महाजनपद में निवास करते थे उन्हें एक कर प्रणाली के अंतर्गत लाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि महाजनपद काल में ही कर प्रणाली का विकास होता है। ये हम लोग आगे देखेंगे कि आगे देखेंगे कि किस प्रकार से काशी का जो क्षेत्र था बिंबिसार को प्राप्त होता है, जिसकी आय 1 लाख थी। यहाँ पर हमें 1 लाख मूल्य के रूप में बताया गया है। किस प्रकार की मुद्रा थी, स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, या किस प्रकार का वहां पर मुद्राएं का प्रचलन था, ये नहीं बताया गया है, लेकिन 1 लाख की आय निर्धारित थी काशी की। तो ये हम लोग आगे देखेंगे। इसी कालखंड में सिक्कों का विकास होता है, जो कि पंचमार्क सिक्के थे, और इस काल में आर्थिक परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होते हैं। इसी कालखंड में हम लोग देखते हैं कि जब महाजनपदों का विकास हुआ, तो राजाओं ने अपने लिए सेना, किले इत्यादि के निर्माण के लिए इन्हें पैसे की आवश्यकता हुई, और इन्होंने कर प्रणाली का विकास किया। इसी दरमियान हम लोग देखते हैं
कि भाग नामक एक कर का विकास हुआ, जो कि मूलतः लगान के रूप में इसे हम लोग संदर्भित कर सकते हैं, और यह उपज का 1/6 भाग वसूल किया जाता था। अधिकांश जनपदों की बात करते हैं तो उनका एक शासक होता था, परंतु इस कालखंड में वैशाली या बज्जी संघ की बात करेंगे तो वह गण या संघ के नाम से प्रसिद्ध थे। ये ध्यान रखें, गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध थे, और यह आपका जैसे मल्ल और बज्जी संघ आदि का नाम हम लोग ले सकते हैं। इन संघों या गणों का जो शासन था, यह लोगों के समूह के द्वारा यहाँ शासन किया जाता था। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि गणराज्यों में जो लोगों के समूह का शासन होता था उसे ओलिगार्की के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ये प्रश्न बराबर पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है कि ओलिगार्की शासन प्रणाली कहां पर प्रचलित थी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो हमारा समूह का शासन बज्जी और मल्ल गणराज्यों में इसका विकास हम लोग देखते हैं। इस ओलिगार्की की जब बात करते हैं तो जनरली जो सत्ता होती थी वह पुरुषों के अधीन होती थी, और वही शासन करते थे समूह के माध्यम से। अब यहाँ पर हम लोग इन महाजनपदों का जब विकास हुआ तो उसके विवरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न जनरली अधिकांश एग्जाम्स में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका क्षेत्र कहाँ था वर्तमान समय में, उनकी राजधानी कहाँ थी, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। या वहां का प्रमुख शासक कोई था तो वो शासक के नाम से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम्स में देखे जाते हैं। तो यहाँ से यह आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। अंग की बात करेंगे तो जनरली यह पूरब से शुरू करने वाला यह पहला जनपद है, ये ध्यान रखिएगा। बड़ा अच्छा फैक्ट है ये, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूरब से शुरू करने पर पहला जनपद कौन सा था, तो ये आपका अंग हो जाएगा। और वर्तमान समय की बात करेंगे तो आधुनिक बिहार राज्य के मुंगेर और भागलपुर जिले में अंग महाजनपद जो था वह सम्मिलित है। अंग की राजधानी थी चंपा, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर से एक 5वीं सदी ईसा पूर्व के लगभग एक मिट्टी का किला भी यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखिए। महाभारत काल की जब हम लोग बात करते हैं तो दुर्योधन ने कर्ण को इसी अंग का शासक नियुक्त किया था। कालांतर में हम लोग देखते हैं कि बिंबिसार ने अंग पर अधिकार किया था। इसके पश्चात दूसरा सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद है जो कि संपूर्ण भारत की बात कर लें जिसने अपना साम्राज्य का विस्तार किया, वह था हमारा मगध जनपद। और मगध जनपद की बात करेंगे तो यह भी हमारा आधुनिक बिहार के पटना, गया जिला तथा शाहाबाद के कुछ हिस्से को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। और गंगा के उत्तर में आज के दिन अगर हम लोग देखते हैं तो तिरहुत प्रमंडल में बज्जियों का शासन था। वैशाली जिला की बात करेंगे तो वहां पर मूलतः बज्जियों का शासन देखा जाता है। और बज्जी जो थे ये 8 जनों के संघों का एक गणराज्य था। यहाँ ध्यान रखिएगा कि मगध का जब उत्थान होता है तो उसकी प्रारंभिक राजधानी के रूप में हम लोग किसे देखते हैं तो गिरि ब्रज को देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी गिरि ब्रज थी। कालांतर में इसे राजगृह कहा गया या राजगीर। और यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि राजगिरी जो है यह 5 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कालांतर में मगध जो राज्य था महाजनपद था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी जाती है। यहाँ ध्यान रखिएगा जो पाटलिपुत्र का एरिया था वह 3 नदियों के संगम पे बसा हुआ था, गंगा, सोन और आपका एक गंडक। ये 3 नदियों के आसपास इसका क्षेत्र बना हुआ था। तो एक तरफ जहां हम लोग देखते हैं कि राजगिरी जो था वह पर्वतीय दुर्ग से घिरा हुआ था, वहीं पाटलिपुत्र की बात करते हैं तो यह एक जल दुर्ग से घिरा हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि यहाँ पर पाटलिपुत्र जो था यह नदियों से घिरे होने के कारण यहाँ पर यातायात और जल वितरण की दृष्टि से ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण था, और सिंचाई के लिए जल की अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। साथ ही साथ ध्यान रखना है हमें कि पाटलिपुत्र या मगध महाजनपद के पृष्ठीय भाग या पिछले क्षेत्र में लौह अयस्क से समृद्ध आधुनिक झारखंड था, जहां से लोहे को निकाल करके विभिन्न प्रकार के उपकरणों और आधुनिक हथियारों का निर्माण किया गया, जिसने मगध साम्राज्य के विस्तार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो बज्जी महासंघ की या बज्जी गणराज्य की, यह 8 जनों में 8 जनों का एक समूह था जिसमें सबसे प्रबल थे लिच्छवी इसमें सबसे प्रबल थे या सबसे शक्तिशाली थे। साथ ही साथ इनकी राजधानी ध्यान रखेगा
वैशाली थी। और वैशाली के विषय में बताता चलो कि राजा विशाल के द्वारा वैशाली शहर की स्थापना की गई थी। और वैशाली की जब बात करेंगे, प्राचीन वैशाली की, तो आधुनिक वैशाली जिले के बसाड़ नामक गांव से वैशाली की तुलना की जाती है कि वहीं पर वैशाली का विकास हुआ था। और पुराणों में कहा गया है कि वैशाली काफी प्राचीन नगरी थी, परंतु यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि जब पुरातत्व की बात करते हैं तो बसाड़ की जो स्थापना हुई थी, जहां पर वैशाली बज्जी संघ की राजधानी वैशाली की स्थापना की गई थी, तो ध्यान रखिएगा ईसा पूर्व छठी सदी से पूर्व वहां पर कोई नगर के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है, ये हमारे पुरातत्व का कहना है। इसके उपरांत हम लोग देखते हैं काशी महाजनपद की, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि काशी में राजघाट की जब खुदाई की गई तो यहाँ का सबसे पुराना शहरी निवास स्थल काशी में लगभग 500 बीसी का था। अगला हमारा महत्वपूर्ण महाजनपद है कौशल। कौशल जो है यह आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। और इसकी पहचान आधुनिक उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिलों की सीमा पर सहेत महेत नामक स्थान से की जाती है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। श्रावस्ती की पहचान सहेत महेत नामक स्थान से की जाती है, जो उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिलों के मध्य स्थित है। कौशल में वहीं हम लोग बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण नगरी थी उस कालखंड की अयोध्या। और अयोध्या का संबंध हम लोग देखते हैं अक्सर हम लोग राम कथा से जोड़ करके देखते हैं। श्री राम भगवान जो थे वो इसी अयोध्या नगरी के राजकुमार थे, यहीं से इन्होंने शासन कार्य किया था। इसके पश्चात महत्वपूर्ण हमारा आ जाता है मल्ल गणराज्य। तो इसकी राजधानी थी कुशीनारा। इसी कुशीनारा में हम लोग देखते हैं कि भगवान महाबुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और इसकी पहचान वर्तमान देवरिया जिले के, जो कि उत्तर प्रदेश में है, कसिया नामक स्थान से एक की गई है। इसके पश्चात वत्स है। वत्स की राजधानी इलाहाबाद या प्रयागराज के पास कौशाम्बी में थी। और वत्स के लोग जो थे वो कुरुजन कहलाते थे। और ये कुरुजन कौन थे? तो जो हस्तिनापुर को छोड़कर कौशाम्बी में आकर के बस गए थे, वही लोगों ने वत्स महाजनपद की स्थापना की थी। यहाँ ध्यान रखिएगा कि हस्तिनापुर जो था यह महाभारत काल में कौरवों और पांडवों की राजधानी होती थी। मूलतः पांडवों की राजधानी थी हस्तिनापुर। इसके पश्चात अवंती की बात करेंगे तो अवंती का राज्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में इसका विस्तार देखा जाता है। इसके दो भाग थे, उत्तरी और दक्षिणी भाग, और दोनों भागों की राजधानियां अलग अलग थी। उत्तरी भाग की बात करेंगे तो उत्तरी भाग की राजधानी थी उज्जैन। और दक्षिणी भाग की बात करेंगे तो उसकी राजधानी थी माहिष्मती। आप लोग बाहुबली मूवी देखे होंगे और बाहुबली में माहिष्मती को दर्शाया गया है। कालांतर की बात करेंगे तो उज्जैन जो उत्तरी भाग था उसने दक्षिणी भाग को माहिष्मती को पराजित कर दिया और दोनों का सम्मिलन हो जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब साम्राज्य का विस्तार हो रहा था तो मगध महाजनपद और अवंती महाजनपद में शत्रुता थी। कारण क्या था? और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े रहते थे। और यहाँ तक कि जब मगध ने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया तो लगभग 100 वर्ष लगे उसे अवंती पर अधिकार करने में। इसका मूल कारण था कि मगध के पृष्ठीय भाग जो आज का झारखंड कहलाता है वहां लोहे की उपलब्धता, और अवंती के पृष्ठीय भाग में भी लौह कर्म का विकास हुआ था। और इसने ही यहाँ की जो सुदृढ़ किलेबंदी थी, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि मगध को अवंती पर अधिकार करने में 100 वर्षों से ज्यादा का समय लग गया। इसके पश्चात कुरु महाजनपद था। कुरु महाजनपद वर्तमान मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के भूभाग में अवस्थित था। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और यह वर्तमान दिल्ली में स्थित है। इस महाजनपद में युधिष्ठिर के वंशजों, जिसमें कि जन्मेजय का नाम लिया जा सकता है, युधिष्ठिर के वंशजों या पांडवों के वंशजों ने इसी इंद्रप्रस्थ से शासन किया था। पांचाल की बात करेंगे तो पांचाल वर्तमान उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिलों में स्थित है। और यहाँ ध्यान रखिएगा इस महाजनपद को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की बात करेंगे तो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। इन राजधानियों से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखने की इन्हें आवश्यकता होगी।
सूरसेन की बात करेंगे तो सूरसेन भी हमारा वर्तमान उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल क्षेत्र में इस महाजनपद का विस्तार था और इसकी राजधानी थी मथुरा, जो कि कृष्ण से संबंधित थी। ध्यान रखिए, मथुरा कृष्ण से संबंधित है। और वर्तमान में बात करेंगे तो प्रेमानंद महाराज जी के लिए भी हम लोग इस ब्रजमंडल के क्षेत्र को जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेदी महाजनपद, जो कि आधुनिक बुंदेलखंड में इसका विस्तार हुआ था, उसके क्षेत्र में विस्तृत था और इसकी राजधानी थी सोथी वती। वहीं मत्स्य की बात करेंगे तो ये राजस्थान के जयपुर के आसपास का क्षेत्र था और इसकी राजधानी थी विराटपुर। और विराटपुर की जब बात करेंगे, विराटपुर या विराटनगर की बात करेंगे तो ये आधुनिक राजस्थान के अलवर और भरतपुर के क्षेत्रों में यह विराटनगर विस्तारित था। वहीं गांधार की बात करेंगे तो गांधार पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। यह जो तक्षशिला थी, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहाँ के प्रसिद्ध शिक्षक थे आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को पराजित करके मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसे हम लोग आगे अगले सेशन में मौर्य साम्राज्य को जब कवर करेंगे तो इसके विषय में हम लोग विस्तृत जानकारी देखेंगे। अश्मक की बात करेंगे तो यह महाजनपद दक्षिण भारत में विकसित हुआ था। ध्यान रखिएगा, अस्मक जो था यह एकमात्र महाजनपद था जिसका विकास दक्षिण भारत में हुआ था और बेसिकली अगर हम लोग देखें तो गोदावरी नदी के तटीय क्षेत्र में यह अवस्थित था। और यहाँ पर ध्यान रखिए, इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। वहीं कंबोज की बात करेंगे तो यह उत्तरापथ में स्थित एक महत्वपूर्ण महाजनपद था जिसकी राजधानी थी हाटक या राजपुर। अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में दो देश याद रखिएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इस क्षेत्र में इस कंबोज महाजनपद का विकास देखा जाता है। अब इस बार के यूपी पीसीएस की जब हम लोग बात करते हैं तो यूपी पीसीएस 2025 में एक बहुत अच्छा प्रश्न दिखाई दिया था हम लोगों को, जो कि महाजनपदों से संबंधित था और यहाँ पर नदियों के आधार पर महाजनपद के विकास का प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी 2025 में। ये ध्यान रखेगा, यूपीएससी 2025 में ये ट्रेंड सेट किया गया। तो आने वाले समय की जब हम लोग बात करते हैं, या तो बीपीएससी की बात करें या जेपीएससी की बात करें, तो वहां पर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस महाजनपद का विकास किस नदी के किनारे हुआ है। तो आप लोग मैपिंग के सहारे भी ये पढ़ने का प्रयास करेंगे। आधुनिक अगर हम लोग बात करेंगे नदियों का या महाजनपद काल की बात करेंगे तो वहां पर अधिकांश जो विकास हुआ था महाजनपदों का, वह गंगा नदी, यमुना नदी, या हम लोग बात करेंगे जनरली अगर हम लोग बात करते हैं तो इन नदियों के आसपास ही हम लोग देखते हैं कि अधिकतर जो महाजनपद थे उनका विकास हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अस्मक की बात करेंगे तो गोदावरी नदी के किनारे, और माहिष्मती या अवंती की बात करेंगे तो यह नर्मदा नदी के किनारे इसका विकास हुआ था। इसी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 16 महाजनपदों का जो राजधानी है और महाजनपद है और विस्तार क्षेत्र, यहाँ पर एक सम्मिलित रूप से एक टेबल के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं मगध साम्राज्य की स्थापना और उसके विस्तार की। तो मगध साम्राज्य की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जब साम्राज्य महाजनपद का विकास हुआ मगध में, तो प्रारंभिक काल की जब बात करते हैं तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि बिंबिसार या हर्यक वंश के बिंबिसार ने यहाँ पर सबसे पहले वंश की स्थापना की थी। पुराणों की बात करेंगे यदि हम लोग अदर सोर्सेज की, तो पुराणों में यहाँ पर बताया गया है कि जरासंध ने भी मगध पर ही शासन किया था, जो महाभारत काल से संबंधित है। अब बिंबिसार की बात करेंगे तो हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में हम लोग इसे जानते हैं और बिंबिसार महात्मा बुद्ध का समकालीन शासक था और इसने ही अंग महाजनपद पर अपना अधिकार किया और उस पर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासन सौंप दिया था। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे हम लोग बिंबिसार की, तो बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए विभिन्न प्रकार के कूटनीतियों का प्रयोग किया, जिसमें इसने वैवाहिक संबंधों का विकास महत्वपूर्ण समझा। बिंबिसार ने स्वयं 3 विवाह किए थे। इसने कौशल, वैशाली और गंधहार के साथ में वैवाहिक संबंधों का विकास किया था। बिंबिसार की पहली पत्नी थी कौशल शासक की पुत्री महाकोशला,
ये ध्यान रखिएगा, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत कालांतर में हम लोग देखते हैं कि ये बनता, प्रसेनजीत जो था ये कौशल का शासक भी बनता है, और इस विवाह के परिणाम स्वरूप ही बिंबिसार को काशी ग्राम प्राप्त हुआ था, जिसकी आय 1 लाख की थी। ये ध्यान रखिएगा, काशी ग्राम की आय 1 लाख की थी। इसी की चर्चा हम लोग पूर्व में कर चुके थे। ये फैक्ट बड़ा अच्छा है, मेंस के दृष्टिकोण से भी और प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। बिंबिसार की दूसरी पत्नी की बात करेंगे तो इसका विवाह वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बेटी चेलेन्ना से इसका विवाह हुआ था। इसकी दूसरी पत्नी थी, और चेलेन्ना के गर्भ से ही अजात शत्रु का जन्म हुआ था, जो कि बिंबिसार के पश्चात हर्यक वंश का दूसरा शासक बना था। बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल की या गंधार महाजनपद की जो इकाई थी उसके प्रधान की पुत्री थी। ये 3 विवाह के माध्यम से बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार किया था। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो मगध की शत्रुता जो थी वो प्रारंभ से ही वह अवंती के साथ चल रही थी, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, और यहाँ का शासक कौन था? चंड प्रदोत महासेन। और ये ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था, उसी प्रकार चंड प्रदोत महासेन जो है वह भी बुद्ध का समकालीन था। इसका युद्ध बिंबिसार के साथ हुआ था, परंतु कालांतर में हम लोग देखते हैं कि यह जो शत्रुता थी वह मित्रता में परिवर्तित तो हो जाती है, क्योंकि बिंबिसार को यह पता लग गया था कि वह अवंती को परास्त नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ चंड प्रदोत भी इस तथ्य से अच्छी तरह या भली भांति परिचित था, इसलिए दोनों ने मिलकर के मित्रता स्थापित कर ली। इसी दरमियान हम लोग देखते हैं कि जब चंड प्रदोत को पीलिया रोग से वह ग्रसित हुआ था, तो उसके इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। यह ध्यान रखिएगा, अवंती राज्य के अनुरोध पर ही बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था चंड प्रदोत के इलाज के लिए। अब बात करेंगे मगध की राजधानी की, तो ध्यान रखिएगा इसकी पहली राजधानी राजगीर में थी, जिसे गिरिवज्र के नाम से भी जानते हैं। इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि बिंबिसार ने 544 से लेकर के 492 बीसी तक इसने शासन किया था। लगभग 62 वर्षों तक ये मगध की गद्दी पर बना रहा। इसके अतिरिक्त इसने अपने शहरों और गांवों को आपस में जोड़ने के लिए कई सड़कें बनवाई, और नदियों के ऊपर भी इसने पुल बनवाए थे। साथ ही साथ इसने सुदूर देशों के साथ अपने संबंध विकसित करने के लिए अपने राजदूत भी इसने विभिन्न देशों में भेजे थे, जैसा कि हम लोग गांधार राज्य के संदर्भ में समझ सकते हैं। बिंबिसार के उपरांत हम लोग देखते हैं कि मगध साम्राज्य का शासक बनता है अजातशत्रु। इसने अपने पिता की हत्या 492 बीसी में कर दी, और उसके उपरांत यह मगध की सत्ता पर काबिज हो जाता है। इसीलिए अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। इसकी माता थी लिच्छवी कुल की राजकुमारी चेलेन्ना, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, परंतु अपनी माता का संबंध वैशाली से होने के बावजूद भी इसने वैशाली के ऊपर आक्रमण किया था। और अजातशत्रु जो था यह अपने पिता बिंबिसार की भांति ही विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीतियों का पोषक था। इसी के अधीन इसने काशी और कौशल पर आक्रमण किया, जिसका सामना काशी और कौशल दोनों ने मिलकर के किया था। यह संघर्ष काफी दिनों तक चलता रहा, परंतु अंततः हम लोग देखते हैं कि अजातशत्रु को यहाँ पर सफलता प्राप्त होती है। और इसी दरमियान हम लोगों ने देखा कि कौशल नरेश को अजातशत्रु के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि कौशल नरेश वही था प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत अपनी बेटी बजीरा का विवाह जो है अजातशत्रु के साथ में कर देता है, और साथ ही साथ काशी ग्राम को फिर से अजातशत्रु को सौंप दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना है हमें कि जब अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया था, तो उसने 2 प्रकार के नवीन हथियारों का प्रयोग किया, जिसे हम लोग रथमूसल और महाशिला कंटक के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा कि यह युद्ध जो था लगभग 21 वर्षों तक चला था, और जब अजातशत्रु इस पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहा था, तो इसने अपने मंत्री बरसकार की सहायता से वज्जीय संघ में फूट डलवा दी, और जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि अंततः यह युद्ध में अजातशत्रु को विजय प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा कि अजातशत्रु ने
अजातशत्रु ने अवंती के शासक के हमले के डर से ही राजगीर, जो कि प्राचीन राजधानी थी, राजगीर की किलेबंदी करवाई थी। जो आज भी अगर हम लोग जाते हैं राजगीर तो वहां पर इस किलेबंदी के साक्ष्य हम लोग को दिखाई देते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। अब उदयन की बात करेंगे, अजातशत्रु के उपरांत यह शासक बनता है और लगभग 460 बीसी में अपने पिता की जब हत्या कर देता है यह, तो यह शासक बनता है। इसके पश्चात उदयन ने ही पटना में गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक किला बनवाया था और इसके कारण पटना जो था मगध साम्राज्य के केंद्र में आ जाता है और यह कालांतर में इसकी राजधानी बन जाती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अजातशत्रु ने बज्जियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पाटलिपुत्र को एक सैन्य चौकी के रूप में स्थापित किया था। ये फैक्ट भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि ये प्रश्न पूछा गया है कि किसने पाटलिपुत्र को सैन्य चौकी के रूप में स्थापित किया था, तो वो आपका अजातशत्रु था और राजधानी में परिवर्तन पाटलिपुत्र को उदयन के द्वारा किया गया था। पटना का विकास अगर हम लोग देखें तो पाटलिपुत्र नामक ग्राम से हुआ है और यहाँ पर जो राजधानी थी उसका स्थानांतरण उदयन के द्वारा किया जाता है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते जो पाटलिपुत्र था वह भारत के प्रमुख नगरों में शामिल हो जाता है। 7वीं सदी की बात करेंगे, जब वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा की तो इस दौरान उसे यहाँ एक खंडहर देखा। ये ध्यान रखेगा कि वेनसांग की यात्रा के समय ये पाटलिपुत्र जो था वो संपूर्ण खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गया था। लेकिन यहाँ से चीन लौटते हुए एक चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां और 600 से ज्यादा पांडुलिपियों को बटोर करके वेनसांग अपने देश चीन वापस लौटता है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि जब वेनसांग चीन लौटा था तो वह समुद्र के रास्ते से यह गया था। साथ ही साथ यहाँ ध्यान रखिएगा कि वेनसांग ने नालंदा बौद्ध विहार में शिक्षा भी ग्रहण की थी। उदयन की बात करेंगे तो उदयन के काल में मगध के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में झारखंड की छोटानागपुर की पहाड़ियों तक इसका विस्तार देखा जाता था। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे ध्यान रखिएगा। हर्यक वंश के उपरांत हम लोग देखते हैं कि शिशुनाग जो था, शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की और लगभग 412 ईस्वी में उदयन की जो मृत्यु होती है उसके पश्चात अन्य शासक बनते हैं हर्यक वंश के, लेकिन वो कमजोर शासक थे और शिशुनाग ने यहाँ पर मगध साम्राज्य की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर डाली। शिशुनाग ने बज्जियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी राजधानी कुछ समय के लिए वैशाली स्थानांतरित की थी और यहीं पर हम लोग देखते हैं यही वह कालखंड था जब अवंती की शक्ति में ह्रास होता है, जिसकी राजधानी उज्जैन थी और शिशुनाग ने ही अवंती पर अधिकार कर लिया था। यह शिशुनाग की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। ये दोनों फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा कि मगध की राजधानी का स्थानांतरण पाटलिपुत्र से वैशाली किसने किया था, तो वह शिशुनाग था और अवंती पर अधिकार शिशुनाग ने ही किया था। कालाशोक की बात करते हैं तो शिशुनाग का पुत्र था और यह शिशुनाग का उत्तराधिकारी भी था। इसी के कालखंड में हम लोग देखते हैं दो महत्वपूर्ण घटनाएं याद रखिएगा। पहली द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है और साथ ही साथ इसने अपनी राजधानी वैशाली से हटाकर फिर से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर लिया था। ये ध्यान रखिएगा। ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट कालाशोक से संबंधित है। कालाशोक के उपरांत हम लोग देखते हैं नंद वंश की स्थापना होती है। नंद वंश के प्रमुख शासकों की बात करते हैं तो सबसे पहला शासक था महापद्म नंद। महापद्म नंद ने 344 बीसी में नंद वंश की स्थापना करी थी और ये ध्यान रखिएगा कि महापद्म नंद जो था यह शूद्र जाति से संबंधित था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों के लिए हो सकता है। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की हत्या करके इसने नंदवंश की स्थापना की थी और यहाँ ध्यान रखिएगा, जहां तक मुझे ध्यान है कि यह एक नाई था और राजा का काफी नजदीकी था। साथ ही साथ शिशुनाग वंश के अंतिम शासक के पत्नी जो थी इससे प्यार करती थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना करी और इसने स्वयं को एकराट कहा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि न केवल एकराट, यद्यपि इसने अपने आप को द्वितीय परशुराम भी कहा है।
द्वितीय परशुराम कहा। या एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसने महापद्म नंद की जो एक अन्य उपाधि थी वह थी सर्व छत्रांतक, सभी क्षत्रियों का संहार करने वाला, सर्व छत्रांतक इसे कहा गया है। किसे? तो महापद्म नंद को कहा गया, इसकी महत्वपूर्ण उपाधि थी। और महापद्म की बात करेंगे तो महापद्म नंद ने न केवल कलिंग पर अधिकार किया अपितु उसके विरुद्ध विद्रोह करने वाले कौशल को भी उसने अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। यहाँ ध्यान रखिएगा कि नंदों के पास काफी बड़ी सेना थी जिसमें 2 लाख पदाती, 20,000 घुड़सवार और 3,000 से लेकर के 6,000 तक इसमें हाथी शामिल थे। और इन्हीं हाथियों को देख करके जब धनानंद शासन कर रहा था कहां पर? तो मगध पर। तो जो इसके कालखंड में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो इन्हीं हाथियों के डर से व्यास नदी सिकंदर की सेना पार नहीं की थी, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग आते हैं धनानंद पे। तो 334 बीसी में यह मगध पर यह शासन करता है और नंद वंश का अंतिम शासक इसे माना जाता है। इसके समय में ही सिकंदर ने भारत पर 326 बीसी में आक्रमण किया था। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि नंद वंश के जो शासक थे वो जैन धर्म के पोषक थे, जैन मत को इन्होंने अपना संरक्षण प्रदान किया था। धनानंद की बात करेंगे तो धनानंद का प्रमुख अमात्य था एक सक्टार और दूसरा स्थूल भद्र, ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा। सक्टार और स्थूल भद्र जो थे धनानंद के अमात्य थे। अब यहाँ पर छोटे से बॉक्स में हम लोग देखते हैं कि मगध साम्राज्य के राजवंशों का उल्लेख बहुत ही संतुलित रूप में प्रदान किया गया है। अब मगध की सफलता के कारणों की बात करेंगे जिसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं, लेकिन यहाँ कुछ एक फैक्ट्स हैं जो आप लोग के लिए जानना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करेंगे कि मगध राज्य का या मगध का उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त होता है? तो अथर्व वेद में यहाँ उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और अथर्व वेद में मगध को व्रात्य कहा गया है, ध्यान रखिएगा। मगध का आर्यीकरण सबसे अंत में हुआ था। महाभारत और पुराणों की जब हम लोग बात करते हैं तो मगध साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ के द्वारा की गई थी। और बृहद्रथ कौन था? तो जरासंध का पिता था, या वही जरासंध था जिसने मगध के युद्ध में हिस्सा लिया था, जिसकी हत्या भीम के द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त हम लोग बाद में इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि मगध की सफलता के कारणों का वर्णन यहाँ किया गया जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, जिसमें प्रमुख था हमारा लोहा हमारा। इसके अतिरिक्त इसकी दोनों राजधानियां कहाँ थी? एक राजगीर, दूसरी पाटलिपुत्र, जो सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण जगहों पर स्थित थी। साथ ही साथ जो पाटलिपुत्र था वह पूर्वी व्यापार का केंद्र था, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि पाटलिपुत्र जो है इस व्यापार से भी अच्छी खासी आय अर्जित करता था, जिसके परिणाम स्वरूप पाटलिपुत्र नगर जो था उस कालखंड में अपने समृद्धि के चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। इसके अतिरिक्त मगध महाजनपद जो था वह मध्य गंगा के मैदान के बीचों बीच स्थित था, जो काफी ज्यादा उर्वर क्षेत्र था और यहाँ पर बिना वर्षा के अच्छी कृषि हो सकती थी। इसीलिए सिंचाई के बिना भी इस क्षेत्र को उत्पादक बनाया जा सकता था। और मगध पहला साम्राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो मगध की सेना में या धनानंद की सेना में 6,000 हाथियों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, यह उल्लेख आपका यूनानी स्रोतों से प्राप्त होता है। अब विदेशी आक्रमणों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा भारत पर सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था वह ईरान से हुआ था। ईरान के हाकामनी राजवंश के द्वारा भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण किया गया था, यह ध्यान रखिएगा। यह उल्लेख हमें मिलता कहां से है? तो 3 अभिलेखों के नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक हमारा पर्सिपोलिस, दूसरा नक्शे रुस्तम और तीसरा बेहिस्तून अभिलेख जो है इसमें इस आक्रमण की चर्चा हमें प्राप्त होती है। और लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करेंगे तो ईरान के हाकमनी शासक भी सुदृढ़ हो रहे थे मगध के समानांतर, और इन्होंने ही भारत पर पहली बार आक्रमण किया। अगर हम लोग ईरान के शासकों की बात करेंगे तो उन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर व्याप्त राजनीतिक कूट का लाभ उठाते हुए इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था। और उस समय ईरान के हाकमनी राजवंश का शासक था दराय बाहू या डेरियस, इसे हम लोग जानते हैं दराय बाहू या डेरियस के द्वारा यह आक्रमण किया गया था। और डेरियस ने 516 बीसी में पंजाब, सिंध नदी के पश्चिम के क्षेत्र और सिंध को जीत करके इसे अपने साम्राज्य
में मिला लिया था। और सिंध क्षेत्र की यदि बात करेंगे तो यहाँ पर फारस या ईरान का यह 20वां प्रांत या क्षत्रपी बना था। ध्यान रखिएगा कि जब ईरान की बात करेंगे वहां शासन प्रणाली की, तो वहां क्षत्रप प्रणाली का विकास हुआ था और प्रांत को क्षत्रपी के रूप में संदर्भित किया जाता था। फारस साम्राज्य की बात करेंगे तो उसमें कुल 28 क्षत्रपियां थी और भारतीय क्षत्रपी में सिंधु, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और पंजाब का सिंधु नदी के पश्चिम वाला भाग को शामिल किया गया था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सिंध का जो क्षेत्र था वह फारस साम्राज्य का सबसे अधिक आबाद और सर्वाधिक उपजाऊ भूभाग था। इस क्षेत्र से लगभग 360 360 टैलेंट सोना राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। टैलेंट क्या था उस कालखंड में? तो मुद्रा तथा भार का प्राचीन माप था। क्या? तो टैलेंट। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए। ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि मुद्रा तथा भार का प्राचीन माप क्या था, तो ये था आपका टैलेंट। और यहीं पर हम लोग बात करेंगे ये जो 360 टैलेंट है यह संपूर्ण हकमनी साम्राज्य या फारस के सभी एशियाई प्रांतों से प्राप्त होने वाले कुल राजस्व का 1/3 भाग था। ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं दराय बाहु के उत्तराधिकारी छायर्स या जेरैक्सिस को, जिसने यूनानियों के विरुद्ध काफी लंबी लड़ाई देखी। इसमें इन लड़ाइयों में जेरैक्सिस या छयार्स के द्वारा भारतीय सिपाहियों और हाथियों को सम्मिलित किया गया था। सिकंदर के आक्रमण तक पश्चिमोत्तर भारत पर ईरानी साम्राज्य का प्रभाव बना रहा था। ईरानी आक्रमण के परिणाम भारत पर क्या हुए, संस्कृति के दृष्टिकोण से या अन्य दृष्टिकोण से? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ईरानी लिपिकार जिन्हें कातिब नाम से जाना जाता था, ईरानी लिपिकार को कातिब नाम से जाना जाता था, और इन्होंने भारत में एक लेखन की एक नवीन शैली लेकर के आए जिसे खरोष्ठी के नाम से हम लोग जानते हैं। और खरोष्ठी लिपि जो थी वह अरबी की भांति ही दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईरानी आक्रमण का ही प्रभाव था कि भारत में खरोष्ठी लिपि का सूत्रपात होता है। और यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब अशोक के अभिलेख हमें पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से प्राप्त होते हैं तो उनमें कुछ अभिलेख खरोष्ठी भाषा में भी लिखे गए थे। साथ ही साथ पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ईरानी सिक्के भी हमें प्राप्त होते हैं, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि भारत का व्यापार ईरान के साथ होता है। यह संकेत हमें प्राप्त यहाँ से हो जाता है। इसके अतिरिक्त अशोककालीन स्मारकों की बात करेंगे तो उन स्मारकों पर घंटे के आकार के गुंबद जो है वह ईरानी प्रतिरूपों से पर भी आधारित है या उनसे प्रेरित हो सकते हैं। साथ ही साथ ईरानी लिपि में, ईरानी शब्दावली में एक शब्द है दीपी। दीपी का उल्लेख अगर हम लोग देखें तो अशोककालीन लेखकों ने लिपि शब्द का प्रयोग किया है जो कि ईरानी शब्दावली से ही आया है। यूनानी आक्रमण की बात करेंगे तो ईरान के पश्चात भारत में यूनानी आक्रमण होता है जिसका नेतृत्व सिकंदर ने किया था। अब यहाँ पर सिकंदर की बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ईसा पूर्व 4वीं सदी में संपूर्ण विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से ईरानियों और यूनानियों पर संघर्ष प्रारंभ होता है, जिसमें कालांतर में हम लोग देखते हैं यूनानियों को विजय प्राप्त होती है और मकदूनिया के शासक सिकंदर के नेतृत्व में ही यूनानियों ने ईरानियों को पराजित किया था, उनकी शक्ति को नष्ट किया था। सिकंदर की बात करेंगे तो उसने न केवल एशिया माइनर या आधुनिक तुर्की और इराक को ही नहीं बल्कि उसने ईरान या फारस को भी जीत लिया था। इतिहास का पिता हम लोग जानते हैं हेरोडोटस को कहा जाता है और हेरोडोटस तथा अन्य यूनानी लेखकों ने लिखा था कि भारत में अत्यधिक मात्रा में सोना चांदी विद्यमान है, वह काफी संपत्तिशाली एक देश है। इन्हीं वर्णनों को पढ़ करके सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित होता है। और जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर 2 प्रमुख राज्य उस कालखंड में थे। एक था हमारा तक्षशिला और दूसरा था हमारा झेलम और चिनाब के मध्य पोरस का राज्य। तक्षशिला की बात करेंगे तो तक्षशिला का शासक था आम्भी, जिसने कि सिकंदर के आक्रमण करने पर उसने सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन पोरस ने सिकंदर के साथ युद्ध किया था। ईरान पर विजय प्राप्त जब कर लिया सिकंदर ने, तब वह काबुल की ओर बढ़ता है और वहां से
वह खैबर दर्रा को 326 बीसी में पार कर भारत पहुंचता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि सिकंदर किस दर्रे को पार करके भारत आया था, तो वह आपका खैबर दर्रा था। सिकंदर को सिंधु नदी तक पहुंचने में लगभग 5 महीने का समय लग गया था, और झेलम नदी के किनारे जब सिकंदर पहुंचता है तो सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध यहाँ के शासक पोरस के द्वारा किया गया था। और जब पोरस की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसे हाइडेस्पिस के युद्ध के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसका वर्णन आगे हम लोग देखेंगे। पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सिकंदर की, तो ध्यान रखिएगा, जब पोरस को पराजित कर दिया सिकंदर ने, तो उसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। कारण क्या था? इसके दो कारण इतिहासकारों ने सुझाए हैं। पहला था कि सिकंदर जो था काफी लंबी अवधि से अपने देश से बाहर था, उसके सैनिक जो थे वो काफी ज्यादा थक चुके थे, वो होम सिकनेस के शिकार हो चुके थे। साथ ही साथ ब्यास नदी को पार करते ही सिकंदर को नंदों की सेना का सामना करना पड़ता, जिसके सेना में 6000 हाथी थे, और अधिकांश यूनानी सैनिक जो थे वो जीवन में कभी भी हाथियों को देखे तक नहीं थे। तो उस डर के कारण सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। यद्यपि यूनानी इतिहासकार एरियन का कहना है कि युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से अत्यंत श्रेष्ठ थे। ये यूनानी इतिहासकार एरियन का कहना है, ये ध्यान रखेगा। इसके अतिरिक्त सिकंदर ने अपने डरे हुए सैनिकों को संबोधित किया था और उसने कहा था कि मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सिकंदर का स्टेटमेंट था। अगर सिकंदर की बात करेंगे तो भारत में कुल 19 महीने रहा था, ये प्रश्न भी पूछा गया है। लेकिन जब ये भारत से लौटता है सिकंदर, तो 323 बीसी में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। ये ध्यान रखिए, कहा जाता है कि इसे जहर दिया गया था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सिकंदर की मृत्यु युद्ध में लगे घावों के परिणाम से हुई थी। तो वहां ज्यादा हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल 323 बीसी में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे हाइडेस्पिस का युद्ध, जो कि पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था, और इसे झेलम बितिस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। झेलम बितिस्ता का युद्ध भी इसे कहा जाता है। यह युद्ध 326 बीसी में लड़ा गया था, और यह पोरस का राज्य जो था वर्तमान झेलम और चिनाब नदियों के मध्य स्थित था। इसके अतिरिक्त बात करेंगे तो हाइडेस्पिस के युद्ध में भारतीय शासक शशिगुप्त, आम्भी और संजय ने सिकंदर की सहायता दी थी, और कालांतर में जब सिकंदर ने पोरस को पराजित भी कर दिया तो वह उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर के उसके राज्य को फिर से वापस लौटा दिया, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। आगे बात करेंगे तो यूनानी आक्रमण के परिणाम को यदि हम लोग देखें तो ध्यान रखिएगा कि सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों के द्वार खुल गए, जो कालांतर में भारतीय और यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए नवीन मार्ग खोलते हैं, जिससे कि व्यापार का विकास होता है। सिकंदर ने अपने विजय के उपलक्ष्य में एक शहर निकैया की स्थापना की थी, और साथ ही साथ उसके घोड़े का नाम था बुकाफेला। बुकाफेला की स्मृति में ही उसने एक नवीन शहर बुकाफेला की स्थापना की थी। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अकबर की बात नहीं हो रही है, अभी सिकंदर की बात हो रही है। तो सिकंदर ने अपने मित्र नियारकस के नेतृत्व में एक दल को सिंधु नदी के मुहाने से लेकर के दजला फरात, आज के यूफ्रेटस नदी तक के मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाने के लिए और बंदरगाहों को ढूंढने के लिए भेजा था। नियारकस जो था वह सिकंदर का जल सेनापति के रूप में भी जाना जाता है। इस अभियान के कारण ही भारत और मध्य एशिया के बीच प्रसिद्ध जलमार्गों का पता चला था। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस यूनानी आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि यूनानियों ने भारत के संदर्भ में अपने विचारों को लिपिबद्ध किया था, और कालांतर में भारतीय इतिहास को जानने और समझने के लिए यह काफी अमूल्य धरोहर या निधि के रूप में उभर करके सामने आती है। अब कुछ प्रमुख तथ्यों की बात करेंगे जो कि तमिलनाडु बोर्ड और NIUS के नोट से लिया गया है। इसमें बात करेंगे तो महाजनपद काल में राजस्व का मुख्य स्रोत भूमि उत्पादन पर कर था,
तथा वाणिज्यिक गतिविधियों से भी उस कालखंड में शुल्क वसूले जाते थे, जिसका उपयोग प्रशासनिक संरचना को बनाए रखने और सेना को बनाए रखने के लिए किया जाता था। अधिक धनी जमींदार उस कालखंड में गृहपति कहे जाते थे। ये जमींदार दास या कर्मकार कहलाने वाले मजदूरों को नियोजित करते थे, अपने यहाँ श्रम पर उसे रखते थे। वहीं छोटे जमींदारों को कसाक या कृषक कहा जाता था। तो आज का महाजनपद काल से संबंधित सेशन में यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से भी आप लोगों को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।